Hello students, this is Neha Mathur and again welcome to all in my channel. And today's video is more special because today we are going to discuss the way of study in a systematic manner. So this video is going to be more interesting and more informative. But before starting the topic, consider to subscribe my channel and click on bell icon to get updated for the upcoming videos. So students, as I told you that our today's topic is method of study in a systematic manner. सी इफ़ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप इफ़ यू वांट कि हमें इंजीनियरिंग करने के बाद में कॉर्पोरेट में जाना है, हमें रिसर्च में जाना है या हमें हायर स्टडीज़ के लिए प्रेफर करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, द फर्स्ट थिंग इज़ योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साइड से एक्सीलेंट होना चाहिए, योर नॉलेज मस्ट बी एक्सीलेंट. सो आज का वीडियो बेसिकली इसीलिए है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ सिस्टमेटिक मैनर्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे कमांड कर सकते हैं. आफ्टर योर बीटेक आप किसी भी फील्ड में स्विच करें, योर सब्जेक्ट्स मस्ट बी एक्सीलेंट. सो सबसे पहले मेथड स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखना कि हमें कभी भी अपनी स्टडी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना दैट वी जस्ट वांट टू क्लियर आवर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चीज़ होती है कि हमें हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और वो इसी पर्सपेक्टिव से अपनी स्टडी को रेगुलर रखते हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर. इससे क्या होता है, दे गॉट गुड मार्क्स इन देयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्हें पैटर्न पता होता है अबाउट द एग्जामिनेशन, दे आर वेरी मच फेमिलियर विद द एग्जामिनेशन पैटर्न. उन्हें क्वेश्चंस का पैटर्न पता होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे. दे जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सब्जेक्टिव एग्जाम्स परस्पेक्टिव. बट इससे आपकी नॉलेज डेप्थ में कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी. यू आर नेवर क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट्स. सो आपको इस तरीके से स्टडी करनी है कि आपके माइंड में ये चीज़ कभी भी ना हो कि वी जस्ट वांट टू क्लियर आवर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट और हर सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए अपना सिलेबस को कंप्लीट करो. अगर आप फर्स्ट ईयर में ही है या आप सेकेंड ईयर में है तो आप अभी से अपनी हैबिट बना लें कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को इतना डिटेल में पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है, अपने सिलेबस को इस तरीके से कवर करना है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट सब्जेक्ट यू आर कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट. सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो जनरली क्या होता है, हम किसी भी सेमेस्टर में हो, आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं या आप थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं या आप किसी और फील्ड से भी हो, हम जब भी किसी करंट सेमेस्टर में होते हैं या करंट ईयर में होते हैं तो हमारे पास फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर सेमेस्टर में वी हैव 5 to 6 सब्जेक्ट्स प्लस सम 2 or 3 लैब्स. तो बच्चों के पास क्या होता है, 5-6 से 6 सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स के पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं. और हर स्टूडेंट को, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज स्टूडेंट्स को उन 5 to 6 सब्जेक्ट्स में से 3 to 4 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं उन्हें पसंद होते हैं. बाकी 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि ना तो वो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और दे कैन बी कंसिडर एज सम एडिशनल सब्जेक्ट्स. फाइन. सो हर स्टूडेंट का 3 से 4 सब्जेक्ट्स के लिए लिटिल बिट इंटरेस्ट होता है और 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता या उन्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं या बियॉन्ड देयर इंटरेस्ट होते हैं. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जब पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर इंजीनियरिंग आपके पास बेटा 30 to 40 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल इंजीनियरिंग में. लेकिन आपकी इंजीनियरिंग की कंप्लीट होने के बाद इफ़ यू वांट टू ऑप्ट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करते हो तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट विथ मैक्सिमम 10 to 12 सब्जेक्ट्स. देयर इज़ नो नीड टू गो विथ ऑल योर 30 to 40 सब्जेक्ट्स कि हमें सारे ही सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, हमें सारे ही सब्जेक्ट्स पे 100% कमांड होनी चाहिए. दैट इज़ नॉट एज मच एज नेसेसरी. इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी. बट फ्रॉम प्रेजेंट परस्पेक्टिव, if you are confident with 10 to 12 subjects, that is sufficient, that is enough for interview perspective and as well as if you want to go with any competitive examination. So if you are in a final year student, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो हमारे कौन से 10 से 12 सब्जेक्ट्स हैं
विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। या फिर अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो अभी आपको नहीं पता कि हमारे पास अभी कितने सब्जेक्ट्स होंगे, हम बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द बिगनर्स, आपके लिए सारे ही सब्जेक्ट्स बेटा न्यू है, सारे ही सब्जेक्ट्स नए हैं। आप अभी से अपना इंटरेस्ट ग्रूम करने की कोशिश करो, अपना इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ते हो अपने उन सेमेस्टर को हल्के में नहीं लेना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जिस भी सेमेस्टर में पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनका जो भी सेमेस्टर होता है, उन्हें ये लगता है कि हमें रिवीजन करना है, हमें पहले वाले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना है, या फिर वो ये भी सोचते हैं कि हमारे ये वाले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्लियर कैसे होंगे, हमें कैसे समझ आएगा, क्योंकि हमारे लास्ट सेमेस्टर के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर ही नहीं है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं पिछले सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसेस में वो प्रेजेंट सेमेस्टर पे उतना ध्यान नहीं देते। सो माय सजेशन फ्रॉम यू ऑल कि जब आप जिस भी प्रेजेंट सेमेस्टर में हो, अपने करंट सेमेस्टर को बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें। अपने करंट सेमेस्टर पे उतना ही फोकस करें जितना ज़रूरी है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, करंट सेमेस्टर में आपके टीचर्स आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लास में स्टडी के दौरान देते हैं, दैट आर सफिशिएंट। आप उन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने टीचर्स से क्लास के टाइम प्रॉपरली क्लियर कर सकते हो। आपको अलग से बुक्स को रीड करने की नीड नहीं होती या अलग से एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती करेंट सब्जेक्ट के सेमेस्टर्स के लिए, क्योंकि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आपके टीचर्स आपको क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बस योर टास्क इज दैट यू शुड हैव टू फॉलो देम रेगुलरली। आपने अपने टीचर्स को रेगुलरली फॉलो करना है और आप अपने सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को टीचर्स के थ्रू क्लियर कर सकते हो। नाउ जनरली व्हाट हैपेंस इज, इन प्रेजेंट सेमेस्टर आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये सब्जेक्ट मुझे इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि इससे रेलेवेंट सब्जेक्ट जो लास्ट सेमेस्टर में था मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो वहाँ हमारे सामने क्वेश्चन मार्क होता है। एंड देन व्हाट वी डिसाइडेड, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं इसे हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम हमारा लास्ट सेमेस्टर का वो सब्जेक्ट क्लियर करते हैं और फिर ये सब्जेक्ट हम बाद में देखेंगे। इससे आई एम अगेन रिपीटिंग, क्या होगा, आपका प्रेजेंट का सब्जेक्ट भी खराब होगा। you are not able to relate that things in your present semester। इस दौरान आपको क्या करना है, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते वक्त यू आर थिंकिंग कि यहाँ तो लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट का कंसेप्ट काम आ रहा है, आप तुरंत लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के उस टॉपिक को रिवाइज करो। आई एम जस्ट टॉकिंग कि आपको सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज करना है, नो नीड टू गो विद द कंप्लीट सब्जेक्ट। जस्ट pick that particular topic, revise them and then again come with current subject, come with the topic of current subject and see, आप खुद फील करोगे कि ना, हाँ, now you are becoming more confident, आपको समझ आ रहा है, आप अपने करंट सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर पिछले सब्जेक्ट सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है तो तुरंत टॉपिक वाइज टॉपिक उनको धीरे धीरे जब ज़रूरत पड़ती है तब रीड करने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो और अपने करंट सब्जेक्ट सेमेस्टर पे अच्छे से फोकस करो। उसके बाद आपने क्या करना है, एज पर योर क्यूरियोसिटी, एज पर योर इंटरेस्ट टुवर्ड योर सब्जेक्ट्स की थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद आप तुरंत कोशिश करें कि हर टॉपिक के बाद आप उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करते जाएं। क्वेश्चंस मे बी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आपने कभी ऐसा नहीं देखना है कि हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हम कर पा रहे हैं, दैट्स गुड। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। इससे क्या होगा, योर मेंटल एबिलिटी टुवर्ड टेक्निकल स्किल्स विल बी ग्रूम। आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आप अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी उतनी ही अप्रोच लगानी चाहिए, उतना ही टाइम देना चाहिए। सो आपको क्या समझ आया कि आप जिस भी करंट सेमेस्टर में पढ़ते हैं उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को टीचर्स के थ्रू अपना थ्योरेटिकल अप्रोच क्लियर करो। इसके बाद अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी बेटा सॉल्व करने की हैबिट बनाओ। ये बात रही अबाउट योर प्रेजेंट सेमेस्टर, ये एक जनरल बात थी। अब बात रही कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी
your mind is already stuck, your mind is already set with that competitive examination. Like if you want to go with GATE examination, तो आप सेम अप्रोच यूज करो, करेंट सेमेस्टर को प्रॉपरली यूटिलाइज करो और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आप गेट के साथ ही साथ सॉल्व करो। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और टॉपिक वाइज टॉपिक सॉल्व करते चलोगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, बिकॉज आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसका टॉपिक आपने कंप्लीट किया, टॉपिक के बाद तुरंत क्वेश्चंस कर लो और सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है सब्जेक्ट के साथ में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी साथ ही में सॉल्व कर लो। इससे आप रिलेट कर पाओगे सारे सब्जेक्ट्स को, सारे टॉपिक्स को सब्जेक्ट्स के एक ही साथ। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें पता होता है वी आर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में भी हमें टॉपिक भी पता है। जस्ट एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग रेक्टिफायर, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, अ टॉपिक ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। इफ यू आर स्टडिंग रेक्टिफायर, आपने रेक्टिफायर का डिटेल स्टडी कर लिया कि दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टिफायर, ऐसे ऐसे करके होता है। अब आप क्वेश्चन अप्रोच पे आए, आप रेक्टिफायर के क्वेश्चन सॉल्व करने चले, देन योर माइंड इज ऑलरेडी सेट, योर माइंड इज ऑलरेडी रेडी दैट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेक्टिफायर। आप वहाँ उतना आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फाइन, ये जनरली होता है और इसके साथ में क्या होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे। लेकिन एज योर सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड, आपने अपना कंप्लीट एसडीसी पढ़ लिया, उसके बाद यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वहाँ क्या होगा, आपको 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। वहाँ आप रेक्टिफायर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट हो सकता है पावर की वैल्यू, सप्लाई की वैल्यू डायरेक्ट गिवन ना हो, वहाँ आपको पावर सप्लाई का दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक का भी यूज करना पड़ जाए। इसीलिए आप टॉपिक वाइज टॉपिक तो क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज गुड, बट सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस को आपके पास जो भी बुक है उससे सॉल्व करो, साथ ही में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। सपोज करो यू आर इन 4th सेमेस्टर, आप 4th सेमेस्टर में हैं और आप अपने 4th सेमेस्टर के करंट सेमेस्टर को अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे हैं, आप डिटेल स्टडी कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, आप कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ 3rd सेमेस्टर, वो सब्जेक्ट्स जो आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे उनका क्या? आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम तो वो चीज़ें धीरे धीरे भूल रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स विल बी डेफिनेटली इन योर माइंड, बट फॉर्मूला परस्पेक्टिव से या वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं हमें हमेशा लगने लगता है कि समथिंग इज नॉट गोइंग गुड, हम कुछ ना कुछ भूल रहे हैं। उसके लिए रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने करंट सेमेस्टर के साथ आप 5 to 6 सब्जेक्ट्स करंट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उसमें से 3 सब्जेक्ट्स ही ऐसे होंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिन्हें आप डेप्थ में डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। बाकी 2-3 सब्जेक्ट 100% हर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता ही है, दे जस्ट वांट टू रीड दैट सब्जेक्ट टू क्लियर देयर एग्जामिनेशन, सो इट्स फाइन। ऐसा नहीं है कि आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स पे 100% कमांड करनी है, ठीक है। तो उस केस में बेटा आपको क्या करना है, आपके पिछले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में से सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज नहीं करना। इफ़ यू आर इन 4th सेमेस्टर, आप 3rd सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट अपने 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के साथ लेके चलो, 15 डेज का रूटीन बनाओ, 3rd सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट को 4th सेमेस्टर के रनिंग सब्जेक्ट्स के साथ में पैरेलली रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कि हमें किस तरीके से सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए क्या होगा, सपोज आप 4th ईयर में हो, 4th सेमेस्टर में हो एंड यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और आपके 4th सेमेस्टर में अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप प्रेजेंट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ 3rd सेमेस्टर का सेमीकंडक्टर्स ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट ले लीजिए, और उसको एनालॉग के पैरेलली रिवाइज करते चलिए। क्योंकि एनालॉग में आप क्या पढ़ते हैं, एनालॉग में आप एसडीसी का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं। एसडीसी मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस सर्किट में आपने कंपोनेंट्स के बारे में जाना, और उन कंपोनेंट्स को यूज करके आप एनालॉग में एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप एनालॉग तो अच्छे से पढ़ ही पा रहे हैं, आप साथ ही में अपने एसडीसी के सब्जेक्ट का भी रिवीजन कर पा रहे हैं। दोनों सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट, दोनों का बेसिक ऑलमोस्ट सेम है, तो आपके लिए कंटिन्यू करना, आपके लिए प्रोसीड करना विल बी ईजी। फाइन, सो
रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि करेंट सेमेस्टर के साथ साथ प्रीवियस सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करें। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर। वॉट अबाउट इफ़ यू आर इन थर्ड ईयर? अगर आप थर्ड ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर के इवन सेमेस्टर में हैं या ऑड सेमेस्टर में हैं, आपको अगेन अपने करेंट सेमेस्टर पे फोकस करना है और अपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स का इस तरीके से रूटीन बनाओ, जस्ट गिव 15 डेज फॉर सिंगल सब्जेक्ट। 15-15 दिन के स्लॉट में अपना कंप्लीट 2 और 3 महीने का ड्यूरेशन 15-15 डेज के स्लॉट में कवर करो और अपने पूरे सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट 7 to 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं सेकेंड ईयर के, उन्हें थर्ड ईयर के एंडिंग तक रिवीजन करके कंप्लीट करो। जब भी आप रिवीजन करते हैं, ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स को होता है दैट दे आर कंफर्टेबल विद देयर ओन हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, तो इट्स योर ओन चॉइस। इफ़ यू वांट टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स देन इट्स फाइन, आप बनाओ अपने नोट्स, उन्हें रिवीजन करने के लिए यूज़ करो। बट कुछ बच्चों की आदत होती है, आई ऑल्सो डोंट लाइक टू मेक हैंड रिटन नोट्स। कुछ बच्चों को क्या पसंद होता है कि वो जिस बुक को प्रेफर करते हैं, वेदर इट इज़ अ रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक, आप जिस भी बुक को प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट्स उसी में मार्क करते चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अगर उन्हें कुछ एडिशनल फार्मूला या एडिशनल स्टेटमेंट ऐड करना होता है, वो वहीं उस बुक में साइड में ऐड कर लेते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ बेस्ट अप्रोच। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, बट यू मस्ट हैव अ प्रॉपर डेटा। आपके पास पूरा मटेरियल होना चाहिए, वेदर इट इज़ हैंड रिटन और वाया अ टेक्स्ट बुक। आपको पता होना चाहिए कि आपने किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था, क्योंकि जैसे ही आपका बीटेक कंप्लीट होगा and you are completely ready and confident with your technical knowledge, now you have several opportunities. You are ready with your technical skills, your technical knowledge. You can go with any competitive examination, whether it is JEE, BSNL, PSU, GATE. You are confident and you can go with that. Now it depends on you. In that case, after the completion of your BTech, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें technical नहीं जाना, we want to go with banking, then it's your own choice. But during the interview of the banking sector, again your technical skills may be used. आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान कि आपने अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में ये पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा, तो वहाँ आपकी नॉलेज काम आ सकती है। सो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेटा, आप अपने सब्जेक्ट्स को ख़राब ना करें, अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ कि आपको अपने करेंट सेमेस्टर के साथ साथ में सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना है, एंड द सेम थिंग इज विथ फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, यस, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, उनके लिए जनरली क्या होता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का अभी तक का मतलब अभी तक की कैलकुलेशन है कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंजीनियरिंग के बाद टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 80% वेटेज होता है फ्रॉम योर सेकेंड ईयर एंड योर थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स। फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स, वो बेसिकली बेटा एप्लीकेशन पार्ट पे चले जाते हैं, द डेप्थ डिटेल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो आपको बेनिफिशियल होते हैं इफ़ यू वांट टू गो विथ हायर स्टडीज़। अगर आप बीटेक के बाद एमटेक करने वाले हो तो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परस्पेक्टिव, टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परस्पेक्टिव, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स आर sufficient. I think for final year students the important thing is, the first thing is extract those subjects for that you are confident or you are comfortable, because आपके पास 20 to 30 सब्जेक्ट्स होंगे इन योर फाइनल ईयर कि हमने हमारी इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर और प्रेजेंट फोर्थ ईयर के साथ इतने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। सो योर मेन टास्क इज जस्ट पिक और एक्सट्रैक्ट 8 to 10 सब्जेक्ट्स। एंड if you are from electronics, generally students prefer with semiconductor device and circuit, or you can say electronics device and circuit, digital electronics, analog electronics, signal and system, that is more scoring for any competitive examination. Network theory, fine, control system, these are some subjects, 8 to 10 subjects. Communication system engineering, in which you can go with analog communication, digital communication. So approx 10 to 12 subjects are here, having most of the weightage in any competitive examination. So it depends on your student, because except these subjects there are still several subjects like microwave engineering, radar, optical communication, digital signal processing, fine,
communication system, there are several subjects, depends on your interest as well as the syllabus of any competitive examination. All those subjects I am discussing over here like SDC, EDC, signals, NT, control, these are the subjects जिनका generally 80% competitive exams में वेटेज होता है कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. फाइन. सो आपको अपने उन सब्जेक्ट्स के साथ काम करना है, अपने उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है. सो स्टार्ट डूइंग दिस, इसे स्टार्ट करो करना. एंड अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने ऐसा नहीं है कि रिविजन के लिए कि फॉर द रिविजन ऑफ वन सब्जेक्ट आई एम टेकिंग 1 month. नो, बिकॉज ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा. you will feel like we have approx 1 month, so it will be become more delay. आपको लगने लगेगा कि नो हमारे पास टाइम है. सो आप 15 डेज़ के स्लॉट बनाइए सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए. 15 डेज़ के स्लॉट बनाइए. अपने सिलेबस को लेकर, सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर रिवीजन स्टार्ट कीजिए. एंड रिवीजन का मतलब सिर्फ थ्योरी को रीड करना नहीं होता. मैं फिर से बता रही हूँ, आप जब रिवीजन करते हैं आपको थ्योरी को रिवाइज करना है, थ्योरी से अपने कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद यू शुड गो विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. ये था अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, आपको क्वेश्चंस भी करने हैं और आप करंट सेमेस्टर में हैं. सो बेस्ट एडवांटेजेस कि थ्योरी आपके फैकल्टीज़ आपको कवर करा रहे हैं, आपको सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज आपके टीचर्स दे रहे हैं. आपको बस इस पे डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करनी है. और एक्स्ट्रा स्टडी का मतलब टीचर्स ने जो पढ़ाया उसे रिवाइज करना, रेगुलरली स्टडी करना और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना. फाइन. ये एक अप्रोच आप यूज़ करें. अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो कोशिश करें इस अप्रोच को हैबिट बनाने की. और आप फोर्थ ईयर में हैं तो आपको थोड़ा अपने आप को एक्सेलरेट करना होगा. आपका एक्सेलरेशन शुड बी मोर comparatively from second year and third year student, because you are now at your peak point, you have only 1 year is remaining. और आपको फोर्थ ईयर के बाद you must be ready, you must be confident with your knowledge, ताकि आप जिस भी फील्ड में स्विच करना चाहें you can switch, you can go. वहाँ आपके सामने क्वेश्चन मार्क ना हो that we are not ready with our technical knowledge. फाइन. तो ये एक सिस्टमेटिक वे ऑफ अप्रोच है जिसे यूज़ करके आप अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी स्टडी को रेगुलर रख सकते हैं. बिकॉज रेगुलर स्टडी इज़ द ओनली की टू इम्प्रूव योर नॉलेज, टू गेन द नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक इन डेप्थ. द ओनली थिंग इज़ रेगुलर स्टडी. सो आप रेगुलर स्टडी करके इस चीज़ को रूटीन में लेके आएँ, अपनी हैबिट को इम्प्रूव करें. और ये बात रही एक, दैट इज़ एक जनरल कन्वर्सेशन. अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, हाउ द टाइम विल बी मैनेज्ड, कैसे हम टाइम को मैनेज करेंगे, ये तो आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बता दी. सो स्टूडेंट्स, द ओनली थिंग इज़ अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट. आई एम अगेन रिपीटिंग, ये इतना सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हमें ये सब चीज़ें पैरेलली करनी होंगी. करंट सेमेस्टर के साथ हमें प्रीवियस सेमेस्टर्स को भी रिवाइज करना है. बट इट साउंड्स लाइक कॉम्प्लेक्स, बट इट इज़ रियली नॉट कॉम्प्लेक्स. आई एम अगेन रिपीटिंग, आप जिस भी करंट सेमेस्टर में हो, आपका एक टास्क तो वहीं कम हो गया कि आपको सब्जेक्ट्स को इनिशियल लेवल से स्टार्ट नहीं करना. बिकॉज योर टीचर्स आर डूइंग दैट. आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो करंट सेमेस्टर आप उनकी हेल्प से स्मूथली रन कर सकते हो, स्मूथली प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हो. नाउ द थिंग इज प्रीवियस ईयर सेमेस्टर्स, द सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस सेमेस्टर, उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पैरेलली लेके नहीं चलना. Just take one subject at a time. And again the thing is the combination of the subjects. Just like अगर आप जिस सब सेमेस्टर में हैं, सपोज कीजिए आप वहाँ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ बेटर होगा कि आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में से आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो. अब आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो माइक्रो प्रोसेसर और प्रीवियस का रिवाइज कर रहे हो डिजिटल. ऑलमोस्ट मतलब यू विल कॉन्फिडेंट कि हाँ ऑलमोस्ट मिलता जुलता सा है, चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट हो रही हैं, तो इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर का एक सब्जेक्ट एक बार में लेके चलना है और रिवीजन करना है. बट रिवीजन के साथ में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ में क्वेश्चंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इस अप्रोच को यूज़ करो, इसे अपने रूटीन में लेकर आने की कोशिश करो. डेफिनेटली इट विल वर्क.
इफ विल स्टार्ट इन अ प्रॉपर मैनर, डेफिनेटली इट विल वर्क। और अभी का जो ड्यूरेशन है दिस मंथ और मे बी नेक्स्ट मंथ, यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, आप नहीं जा रहे हो कॉलेज, यू हैव कंप्लीट टाइम एट योर ओन स्टडी, आप यूज़ कर सकते हो अपने टाइम को पढ़ाई करने के लिए। आपका करंट सेमेस्टर जब भी स्टार्ट होगा, आप सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करना, रिविजन करना। अभी आपने क्या करना है, इफ़ यू आर फ्री, यू हैव सफिशिएंट टाइम, आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट को रिवाइज करो। सभी सब्जेक्ट्स में से पहले ये सोचो कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर हमें बीटेक के बाद में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, आपको पता है आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को फाइंड करके, सब्जेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके आप उनका रिवीजन स्टार्ट करो, प्रीवियस सेमेस्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करो। एक सब्जेक्ट को 15 दिन का टाइम देके रूटीन बनाओ, स्टार्ट करो, और जब भी करंट सेमेस्टर स्टार्ट होगा सेम अप्रोच शुड बी कंटिन्यूड। इफ़ यू आर स्टिल गेटिंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन, कमेंट करो। आई विल ट्राई कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, मैं आपको और डिटेल में एनालाइज करके बताऊंगी चीज़ों को। ये एक जनरल वीडियो था फॉर एनी फील्ड, फॉर एनी स्टूडेंट रिलेटेड टू एनी फील्ड। मैंने एग्जांपल्स लिए फ्रॉम इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स से, बट द मेथड इज सेम फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट रिलेटेड टू एनी ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग, और फ्रॉम एनी अदर फील्ड लाइक फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम एनी ग्रेजुएशन। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, just mention in comment box, I will try to give you the more information about that, fine. And if you are getting my point, consider to subscribe my channel and click on bell icon to get updated for the upcoming videos. और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एज पर योर कमेंट्स, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग और एनालाइज करके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अच्छे से बता पाऊँ, फाइन। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।